आज कोर्ट में बड़ी बहस हुई। इसकी वजह यह थी कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत गिनाना शुरू कर दिया, तो अगले 1.5 घंटे तक ईडी सबूत ही गिनाती रह गई। केजरीवाल को सबसे बड़ा सरगना बताया, केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया, अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बता दिया। केजरीवाल की पार्टी को कहा गया कि यह पार्टी नहीं, कंपनी है। केजरीवाल पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए, आखिर किसके फोन से क्या मिला, किसका ऑडियो मिला, किसकी गवाही हुई और अभी क्या क्या मिलना बाकी है, सारी एक्सक्लूसिव जानकारी हमने ईडी की रिमांड पेपर से ढूंढ कर निकाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। आजाद करो, आजाद करो। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। अरविंद कुछ कहना चाहेंगे? पूरा हल्ला हंगामा, शोर शराबा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आखिर वो केस है क्या जिसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं? दिल्ली के शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता क्यों कहा गया? केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए जाने के ईडी के आरोपों की सच्चाई क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल ने केसीआर की बेटी के कविता के साथ मिलकर पूरा घोटाला किया? दिल्ली के शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को क्यों कहा जा रहा है? ईडी के आरोप बहुत गंभीर हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी पार्टी डरी हुई है। लेकिन हकीकत क्या है, विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले देखिए कि शुरुआत कहां से हुई। तेलंगाना की एक कंपनी ने 30 लाख रुपए की रिश्वत देकर दिल्ली सरकार में होलसेल शराब का लाइसेंस लिया। इस कंपनी ने 13 महीनों में 1333 करोड़ रुपए की सेल की, 192 करोड़ 80 लाख रुपए का मुनाफा कमाया और फिर 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को रिश्वत के तौर पर दिए। 33 करोड़ रुपए अरुण पिल्लई नाम के एक शख्स को दिए जो बीआरएस की नेता के कविता का आदमी है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले का यही सार है, जिसमें आरोप है कि दिल्ली सरकार को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस पूरे केस में आपने लगातार साउथ लॉबी या साउथ ग्रुप का नाम सुना होगा। आखिर ये साउथ ग्रुप है क्या और इस पूरे घोटाले में इसका क्या रोल है? साउथ लॉबी में एक प्रमुख किरदार है मंगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का, जो आंध्र प्रदेश से वायरस कांग्रेस के सांसद हैं। 14 जुलाई 2023 को ईडी ने उनका एक बयान रिकॉर्ड किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से घोटाले की शुरुआत होती है। एमएसआर के मुताबिक मार्च 2021 में संसद सत्र के दौरान मैंने दिल्ली के अखबार में पढ़ा कि दिल्ली सरकार शराब का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। हम पिछले 71 सालों से दक्षिण भारत में शराब का कारोबार करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम दिल्ली में भी अपना शराब का कारोबार करते हैं। हमने दिल्ली में अपना बिजनेस करने की सोची और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का टाइम मांगा। उनके ऑफिस ने 16 मार्च 2021 को शाम को 4:30 बजे मिलने का टाइम दिया। जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत अच्छे से मिले और कहा कि हम दिल्ली आकर बिजनेस करने वाले सबका स्वागत करते हैं। इसके बाद के कविता ने 19 मार्च 2021 को मंगुंटा रेड्डी से मिलने को कहा। अगले दिन मंगुंटा रेड्डी कविता से मिलने के लिए उनके हैदराबाद वाले घर में गए। के कविता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात की है और 100 करोड़ रुपयों की डिमांड की है। यानी के कविता अरविंद केजरीवाल के लिए सीधे रिश्वत मांग रही थी। अब इसके बाद खेल शुरू हुआ और इस केस में एंट्री हुई 3 और किरदारों की। बुच्ची बाबू, जो के कविता का सीए था, अभिषेक बोयनपल्ली, यह भी कविता का सहयोगी था, और सांसद एमएसआर के बेटे राघव मंगुट्टा की। बुच्ची बाबू और अभिषेक बोयनपल्ली ने राघव से पैसे लिए। अब यह था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कौन बात करेगा। बड़ी डील तो हो चुकी थी, लेकिन डील फाइनलाइज कैसे होगी, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? तो दिल्ली से एंट्री हुई विजय नायर की। विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था। एक वीडियो कॉल पर साउथ ग्रुप से अरविंद केजरीवाल ने उसे अपना आदमी बताया था।
ईडी ने आज ही अदालत में बताया है कि विजय नायर की हैसियत यह थी कि वो अरविंद केजरीवाल के घर के नजदीक ही रहता था। यही नहीं, जो घर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिया गया था उसमें विजय नायर रहता था। ईडी के मुताबिक वही साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच बिचौलिए का काम करता था। विजय नायर को ईडी ने सितंबर 2022 में ही गिरफ्तार कर लिया था। अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से विजय नायर डील करता था और साउथ ग्रुप की तरफ से अभिषेक बोयिनपल्ली और अरुण पिल्लई थे। लेकिन डील कैसे होती? कोई कंपनी चाहिए थी जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी होती और जिसके जरिए लाइसेंस भी हासिल किया जाता। इसके लिए इंडो स्प्रिट नाम की एक कंपनी का सहारा लिया गया, जिसमें के कविता खुद एक पार्टनर हैं। इस कंपनी के जरिए रिश्वत दी गई। इस कंपनी का एमडी समीर महेंद्रू है और इसी कंपनी में अरुण पिल्लई के कविता का आदमी था। इसी कंपनी को दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2021 को लाइसेंस दिया और सितंबर 2022 तक इंडो स्पिरिट्स ने कुल 1333 करोड़ रुपए की सेल की। ईडी के मुताबिक इस 8 महीने में कंपनी ने 192.8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और इसमें से 100 करोड़ रुपए आपको दिए गए। ईडी का दावा है कि ये पैसे गोवा इलेक्शन में यूज किए गए। ईडी ने दावा किया है कि गोवा के चुनाव में 45 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और ईडी के बयानों में, उनके काम करने के तौर तरीकों में दोनों ही बहुत मजे हुए राजनीतिक संगठन की तरह, राजनीतिक कलाकार की तरह जो है बयानबाजियां कर रहे हैं। हकीकत हम आप पूरा देश जानता है। 1 रुपए का मनी ट्रेल, 1 रुपए की वसूली, चवन्नी भर का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है वैधानिक भाषा में, वो आज तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के, मंत्री के साथ। सबूत के तौर पे कागज का एक टुकड़ा भी ईडी या भारतीय जनता पार्टी के लोग प्राइवेट, पब्लिक डोमेन या कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह पूरा का पूरा जो केस है फर्जी है और जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक है।